हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर ओवरव्यू। मतलब आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाली हूं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। और देखो, क्लास 12th में आने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होती है वो होती है जेनेटिक्स, जिसका एक चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ जो बेसिस ऑफ जेनेटिक्स बनाता है। अब जो ये चैप्टर होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये जेनेटिक्स में सेकेंड चैप्टर होता है। और ये किस बारे में डिस्कस करता है? ये चैप्टर डील करता है कि हम मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके क्या चीज़ है जो इनहेरिट हो रही है। आपने जो अभी तक पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, आपने पढ़ा कि जीन होती है जिसको मेंडल ने फैक्टर बोला था कि एक स्टेबल यूनिट होती है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है। लेकिन अब जीन का भी क्या कंसेप्ट है? जीन क्या है? तो आपने पढ़ा था जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो अब डीएनए क्या है? अगर मैं बहुत ही ब्रॉड टर्म्स में बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकती हूँ ना कि डीएनए ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो अगर मैं अगला क्वेश्चन पुट ऑन करूँ कि व्हाट इज डीएनए, तो आप फुल फॉर्म मुझे सुना दोगे, लेकिन अभी और ज़्यादा डिस्क्रीट का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ट्रांसफ़र होता है। फिर अगर डीएनए ट्रांसफ़र हो भी गया, ठीक है, सपोज डीएनए ट्रांसफ़र हो गया, तो अब क्या होगा उस डीएनए का? उस डीएनए से कैसे आगे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। तो ये चैप्टर इन सब बातों से डील करने वाला है और ये चैप्टर बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा चैप्टर है क्लास 12th की पूरी टेक्स्ट बुक में। तो मैंने इसको बहुत सारे पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है ताकि आपको बहुत इजीली चीज़ें लर्न हो। तो आप देखिएगा और अगर आपको कहीं कोई भी बात नहीं समझ आती है तो आप फटाफट से उन चीज़ों को क्लियर करके पूछते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या हेडिंग्स हैं, टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें पढ़ना है। सबसे पहला जो टॉपिक होगा इस चैप्टर में वो होगा जेनेटिक मटीरियल दैट इज डीएनए। तो अब जो जेनेटिक मटीरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, जेनेटिक मटीरियल किसे बोलते हैं? जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट हो रहा है। और वो ह्यूमन बींग्स में कौन क्या है? डीएनए है। लेकिन अब डीएनए है क्या? स्ट्रक्चर कैसा है? किस किस चीज़ों से वो मिलकर बना है? फिर कुछ आरएनए जैसा भी एग्जिस्ट करता है। तो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है? ये दोनों एक्चुअल में है क्या? वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिक मटेरियल में। मतलब जो चीज़ जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रही है एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके हम वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम जो यहाँ पढ़ेंगे सर्च एंड प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आज की डेट में आपको पता है कि डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मैं बोलूँ आज से 2000 ईयर्स पहले आपको पता था क्या? नो, नहीं पता था। तो जेनेटिक्स जो है ना वो वाली ब्रांच बहुत नई है। अभी इसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बहुत रीसेंट हैं, 20th सेंचुरी के एक्सपेरिमेंट्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है ये जो हमारी स्पेसिफिक ब्रांच है। बट इस चीज़ को पता लगाने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल है क्या, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है या कुछ और ही है, इस पर बहुत टाइम तक रिसर्च चली थी। कई सारे साइंटिस्ट ने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे, एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, तब जाके पता चला था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। अब जब जेनेटिक मटेरियल पता चला, उसकी सर्च हो गई, तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए? कुछ तो स्पेसिफिक पॉइंट्स होना चाहिए ना कि डीएनए कुछ तो खासियत होगी ना इसमें, डीएनए में, कि ये हमारा जेनेटिक मटेरियल बना। और भी इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सब कुछ है, वो तो नहीं बने जेनेटिक मटेरियल। लेकिन इसमें ऐसा क्या खास बात थी, इसमें ऐसा क्या था ऐसा कि ये जेनेटिक मटेरियल बना? ये सारी बातें होंगी किस हेडिंग में? प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल में। ठीक है, ओके। फिर जब ये हो जाएगा तो थर्ड टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा सेंट्रल डॉगमा। अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा? तो सेंट्रल डॉगमा जो है वही पूरा मैकेनिज्म है जो आपकी बॉडी को गवर्न कर रहा है। जीन्स का ट्रांसफ़र हो गया, डीएनए का ट्रांसफ़र हो गया आपके पेरेंट्स से आपकी बॉडी में। अब आपकी बॉडी में आने के बाद डीएनए क्या कर रहा है? तो आपकी बॉडी में आने के बाद डीएनए से बन रहा है आरएनए और आरएनए से बन रहा है प्रोटीन। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा। तो डीएनए फंक्शनल कैसे हो पा रहा है? कोडिंग सेट होके आ गई है डीएनए में। जैसे कोई भी ऐप बनता है तो उसमें कोडिंग करते हैं, फिर वो ऐप बन जाता है स्पेसिफिकली। तो कोडिंग इज डन इन डीएनए, बट अब आगे उस कोडिंग को प्रोसेस कैसे होना है, दैट एवरीथिंग फॉल्स अंडर सेंट्रल डॉगमा। तो थर्ड जो इस चैप्टर में पॉइंट होगा वो हम पढ़ेंगे सेंट्रल डॉगमा। अगली बात जो होगी वो यहाँ पे होगी रेप्लिकेशन। तो अब रेप्लिकेशन क्या होता है? आपकी बॉडी में डीएनए है, ओके ठीक है, डीएनए है। अब आपके भी तो बच्चे होंगे ना, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको भी तो आपको डीएनए ट्रांसफ़र करना है ना।
तो कैसे करोगे? अपना डीएनए निकाल के दे दोगे तो फिर आप तो खत्म हो जाओगे। तो कैसे कैसे आपका डीएनए कॉपी होता है और फिर अगली जनरेशन में चला जाता है? यही हो रहा है ना। आपके पेरेंट्स ने अपना डीएनए निकाल के थोड़ी आपको दे दिया है, उनका जो डीएनए था वो पहले कॉपी हुआ, डबल हुआ, फिर आपको मिला। तो सिमिलर प्रोसेस आप में भी होगी, आपका जो डीएनए है वो कॉपी होगा, फिर आपके अगली जनरेशन को मिलेगा। तो डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन को पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसक्रिप्शन। तो अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए की बनने की जो प्रोसेस है। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। तो किससे क्या बनता है आपको क्लियर हो गया होगा ना, डीएनए से बनता है आरएनए। अब डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, अभी आपको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अभी के लेवल पे आप सिर्फ इतना समझो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस। इतना इजीली मैंने बोल दिया, बट इट्स अ टैक्टिक प्रोसेस, कई सारी स्टेप्स होंगे, एंजाइम्स होंगे, डिफिकल्ट है ना। तो हम वो देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन में। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा जेनेटिक कोड। तो अब जेनेटिक कोड क्यों इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे कि 3 नाइट्रोजनस बेस को मिलके एक बनता है कोडॉन, और ऐसे आपके पास कितने 64 कोडॉन्स हैं, और उन कोडॉन से बनते हैं प्रोटीन। तो ये सारी जो मैकेनिज्म है, जेनेटिक कोड क्या होता है, कितने नाइट्रोजनस बेसिस से बना, 3 से ही क्यों बना, उससे ज़्यादा से क्यों नहीं बना, तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे किस टॉपिक में, जेनेटिक कोड में। ओके, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसलेशन। अब बोलोगे ट्रांसलेशन क्या होता है? तो ट्रांसलेशन होता है आरएनए से प्रोटीन बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना। डीएनए से आरएनए बनना इज ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन बनना इज ट्रांसलेशन, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब जब प्रोटीन्स बन गए, सब कुछ हो गया, तो हम लास्ट में ये टॉपिक पढ़ेंगे कैसे कोई भी जीन खुद को एक्सप्रेस कर पा रही है। कोई डीएनए आया, उसमें कोडिंग थी, ठीक है, उसमें कोडिंग थी ना, सपोज उसमें हेयर कलर की कोडिंग थी, और फाइनली वो कैसे दिखा पाए, सपोज वो जीन आई ब्राउन हेयर कलर्स की, तो वो कैसे आके अपने आप को एक्सप्रेस कर पाई एज अ ब्राउन कलर। वो कोडिंग थी, उसने खुद को ब्राउन कलर के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया। इट विल बी स्टडीड इन द टॉपिक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। उसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा लैक ऑपेरॉन। तो देयर आर मॉडल्स नोन एज ऑपेरॉन, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक मॉडल होते हैं जीन रेगुलेशन के, जिन्हें बोला जाता है ऑपेरॉन, जो अलग अलग इनहिबिटर्स, इंड्यूसर्स और इन सबसे प्रमोटर्स से अफेक्ट होते हैं। तो वैसे ही हमारे सिलेबस में जिसकी डिटेल स्टडी करनी है वो है लैक ऑपेरॉन। क्या है वो? लैक ऑपेरॉन। तो हम देखेंगे लैक ऑपेरॉन क्या होता है। फिर उसके बाद में जो अगला टॉपिक होगा वो होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जिसमें एक ह्यूमन के पूरे क्रोमोसोम्स एंड जीन की स्टडी करी गई। तो ये जो स्टडी थी, पूरा प्रोजेक्ट था, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या किया गया इस प्रोजेक्ट में, हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में होगा वो होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो बहुत सुना होगा आपने, कहीं कोई मर्डर हो जाता है या कोई पेट्रियार्कल इश्यूज होते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराई जाती है। बोलते हैं डीएनए टेस्ट कर लीजिए, डीएनए टेस्ट कर लीजिए। तो वो डीएनए टेस्ट में क्या कंसेप्ट यूज़ होता है, कैसे वो चीज़ करी जाती है, वो हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ओके स्टूडेंट, सो दैट इज़ ऑल। इतने ही टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। काफ़ी लेंदी है, बड़ा है, लेकिन ईजी है। एक एक करके आप एक एक टॉपिक को अगर आराम से समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो बस रहिए ट्यून और देखते रहिए इस चैप्टर के बाकी सारे वीडियोस। थैंक यू।